नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और ये है स्वदेश आवर, जहां पे हम मार्केट इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए लेके आते हैं मार्केट के दिग्गज के साथ, सो दैट आप अपना पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बेहतर तरीके से संभाल सकें। आज जो मुद्दा हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक तो आरबीआई की दूसरी मीटिंग होने वाली है, जहां पे बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट का शायद एक और रेट हाइक आएगा। उसी तरफ क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो $120 ब्रेंट के ऊपर ही जा रहे हैं, जो बाजार में नर्वसनेस कर रहे हैं एक तरह की कि कब इन्फ्लेशन नीचे आएगा। अगर क्रूड ऊपर ही रहता है तो भारतीय इकोनॉमी में भी एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की मात्रा रहती है, उसका क्या होने वाला है, और स्लो डाउन की बात भी हो रही है। बाजार इसे कैसे एनालाइज कर रहा है, ये सब बात करने के लिए हमारे साथ नीलेश शाह हैं, कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी एंड सीईओ। नीलेश भाई, ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर मैं ये तीन बातें आपके सामने रखूं, रेट हाइक ट्रैजेक्टरी आरबीआई की तरफ से होने वाली है, एक और रेट हाइक, क्रूड का भाव नीचे नहीं आ रहा है और स्लो डाउन का फियर है, तो बाजार की नज़र से किस ऑर्डर में आप इसको एड्रेस करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उससे कम इंपॉर्टेंट और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट? के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है स्लो डाउन, दूसरी क्रूड प्राइस है और तीसरा ब्याज के दरों की बढ़ोतरी है। स्लो डाउन के बारे में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है। मार्च 22 के नतीजे ठीक ठाक आए हैं और आज जो अपनी मार्केट टिकी है वो यही अज्यूम कर रही है कि ग्रोथ स्लो डाउन नहीं होगा, भारत एक ओएसिस इन द डेजर्ट बना रहेगा जिसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। पिछले साल भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी था और इस साल भी वही रैंक रहेगी, ऐसा मार्केट डिस्काउंट करके बैठा है। इसलिए ग्रोथ स्लो डाउन सबसे बड़ा रिस्क है। क्रूड हमारी कुंडली का राहु और केतु दोनों है। क्रूड के दाम ऊपर, हमारी महंगाई ऊपर, फिस्कल डेफिसिट ऊपर जा सकती है, करंट अकाउंट डेफिसिट ऊपर जाती है और ग्रोथ स्लो डाउन आता है। तो इसलिए क्रूड प्राइसेस हमारी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है और आरबीआई के ब्याज के जो बढ़ोतरी है वह ज्यादातर मार्केट ने डिस्काउंट करके रखी है। तो जब तक आरबीआई की रेट हाइक मार्केट की धारणा अनुसार होगा तब तक वो मार्केट में डिस्काउंट हो चुका है, इसलिए उसे तीसरा रिस्क दे रहे हैं। नीलेश भाई, ये अगर ग्रोथ की बात करें, जो सबसे बड़ा इशू है, इंडिया जैसी इकोनॉमी जो हमारी साइज है और जस्ट ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन 5 की तरफ जा रहे हैं हम, कि इतनी सारी एजेंसीज ने ग्रोथ के अनुमान दुनिया भर के कम किए, तो भारत का भी ग्रोथ अनुमान नेक्स्ट 12 मंथ्स का कम किया। लेकिन अगर वर्स्ट केस को भी मान के चलें और हम 7.25%, कोई भी 7% के ऊपर का लेवल अगर हम अचीव कर लेते हैं ग्रोथ में, जबकि पूरे ग्लोबल लेवल पे ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है, क्या काफ़ी नहीं होगा हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, इस साइज की इकोनॉमी को? अनडाउटेडली अगर इस साल हम 7.5, 7.25, 7.25% ग्रोथ लेके आते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज होगी। बट अजय भाई, जैसे आप जानते हैं, मार्केट सिर्फ एक साल के ग्रोथ को डिस्काउंट नहीं करता, मार्केट आने वाले कई साल के ग्रोथ को डिस्काउंट करता है। सो क्या हम हमेशा और आने वाले कुछ समय के लिए दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बने रहेंगे कि नहीं, यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसकी मार्केट को आंसर की तलाश है। तो मेरे हिसाब से अगर इस साल का 7% से ज्यादा ग्रोथ आ जाए और आने वाले समय में मोटा मोटा हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ आता रहे ऐसा लगे, तो मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पे बॉटम बना देगा। आपने इस क्वार्टरली अर्निंग्स का जो पूरा ब्यौरा आ चुका है बाहर, जी हाँ, हमने देखा कि टॉप लाइन ग्रोथ हेल्दी है लेकिन मार्जिन प्रेशर बने हुए हैं। आपने कुछ बड़ी कंपनियों के कमेंट्री भी एनालाइज किए होंगे आपको, और आप ऑफ कोर्स, मैं जानता हूं कि आप कॉर्पोरेट इंडिया से काफ़ी क्लोजली टच में भी रहते हैं बड़े पॉलिसी मेकर्स से। आपको कितना कैसा फीडबैक मिल रहा है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है उन्हें मार्जिन मैनेजमेंट पे ग्रोथ को लेके, या अभी लग रहा है कि हम कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे हैं, एक्चुअली इतनी प्रॉब्लम है नहीं? नहीं अजय भाई, इस बार हम मई के महीने में जिस कंपनी को मिल रहे हैं
उसमें हर कंपनी ने अलग अलग प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की है। फॉर एग्जाम्पल आईटी कंपनी को अगर मिले तो उन्हें बिजनेस ऑर्डर के ऊपर या सेल्स के ऊपर कोई टेंशन नहीं है। उनकी वरी से कि क्या हमें इंजीनियर्स मिलते रहेंगे और हमें उन्हें कितनी सैलरी रिविजन करनी पड़ेगी, हम उसे घर से ऑफिस तक कैसे लेके आए। ऑन दी अदर हैंड अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी या कंज्यूमर स्टेपल कंपनी को मिले तो उनकी आशंका है कि हमें कंजम्पशन में एक सॉफ्टनेस दे रही है। अप्रैल का महीना सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ठीक ठाक रहा और मई के महीने में एक सॉफ्टनेस दिख रही है। तो होपफुली ये गर्मी की वजह से, ये कोविड-19 की वजह से है और जून जुलाई में वापस रिकवरी आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से जून 22 क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर बनता दिखेगा फॉर ऑल दोस कंपनीज जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल है, कंज्यूमर स्टेपल है, जहां पे सॉफ्टनेस इन डिमांड दिख रही है। एक और अचंभित चीज जिसे कह सकते हैं अजय भाई, कि जो मिडिल टू हाई एंड कंपनीज है ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अपर मिडिल क्लास से रिच क्लास को सर्विस करती है, उन सारी कंपनीज के नतीजे और आने वाले समय की सेल्स फोरकास्ट काफी पॉजिटिव है। जो लोअर एंड के कस्टमर्स को सर्विस करती है उन्हें सेल्स में सॉफ्टनेस दिख रही है। तो एक अनइवन सी रिकवरी आ रही है। हाई एंड के ऊपर शायद डिमांड काफी मजबूत बनी हुई है, लो एंड पे ऐसा लग रहा है कि डिमांड में एक सॉफ्टनेस दिख रही है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपने अच्छी बात बोली। ये तो हमने भी देखा कि मारुति और जो डे टू डे जैसे टू व्हीलर कंपनीज ग्रोथ के बारे में थोड़े कॉशियस हैं, लेकिन आप जो लग्जरी कैटेगरीज हैं हर चीज़ की, वहाँ पे बहुत सॉलिड ग्रोथ आ रही है। मैं ये आपसे समझना चाहूँगा डिमांड के बारे में। जो कंज्यूमर सेंटिमेंट चल रहा है इस समय, महंगाई की वजह से अब तो हमें कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली कंपनीज भी बता रहे हैं कि हम प्राइस हाइक करके पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, डिमांड इम्पैक्ट कर रही है। तो ये जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है महंगाई की वजह से, ये कितना मीनिंगफुल है पहली बात तो, और कितना ज़्यादा जारी रह सकता है, कितना प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है, क्योंकि यही स्लो डाउन इवेंचुअली प्राइसेस को भी नीचे लेके आएगा कमोडिटीज़ के पीछे। अजय भाई, अपने लिए जो बेस्ट केस सिनेरियो है कि बाकी दुनिया में कंजम्पशन स्लो डाउन आ जाए, उसकी वजह से कमोडिटीज के दाम गिरे और उसके लिए भारत में हमें प्राइस रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़े और यहाँ पे कंज्यूमर डिमांड बनी रहे। ना इस सिनेरियो को प्रोबेबल बनाने के लिए जरूरी है कि एक दुनिया में कंजम्पशन स्लो डाउन हुए, वहां पे ऐसा लगता है कि लिक्विडिटी धीरे धीरे टाइट हो रही है, ब्याज की दरें धीरे धीरे बढ़ रही है और उन्होंने जो फिस्कल स्टिमुलस दिया था वेस्टर्न इकोनॉमी में, वह अब रुक जाएगा। तो ये सारी चीजें मिला के एटलीस्ट ये तो तय कर रही है कि बाहर की दुनिया में कंजम्पशन स्लो डाउन दिख रहा है और आगे भी चलेगा और उस वजह से हमने कमोडिटीज के दाम में करेक्शन आता हुआ देखा है, चाहे टीन हो, एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, कॉपर हो, ये सारे टॉप से आज नीचे आ चुके हैं। हमें जो सबसे ज्यादा नीचे चाहिए वो क्रूड प्राइस है। अनफॉर्चुनेटली वहां पे जियोपॉलिटिकल रीजन से गिरावट नहीं आई है। अब अगर मॉनसून अच्छा आ जाता है जैसे उम्मीद है, तो होपफुली रूरल इकोनॉमी को सहारा मिल जाएगा, उस वजह से कंज्यूमर डिमांड को भी सपोर्ट मिल जाएगा और ये सारी चीजें मिला के हो सकता है कि अपनी इकोनॉमी में कंजम्पशन में उतनी बाधा नहीं लाए जितनी बाहर की दुनिया में आती है। अच्छी बात बोली, क्योंकि मैं देख रहा था डेटा पॉइंट, सिर्फ क्रूड ऑयल 2% नीचे अपने टॉप से, बाकी हर मेजर एग्री कमोडिटी, इंडस्ट्रियल कमोडिटी सब 15-20% टॉप से नीचे आ चुकी है। मैं आपसे जो कमोडिटी सबसे ज्यादा नीचे चाहिए बस वही नहीं आ रही है। तो अभी बात तो वही आती है कि जो 84 लाख देवी देवता हिंदुस्तान का ध्यान रखते हैं, अब उन्हीं के ऊपर आस है कि एक तो रेन गॉड जो है वो बढ़िया सा मानसून कर दें जिससे डिमांड आ जाए, रूरल प्रॉस्पेरिटी आ जाए,
डिमांड अच्छी रहे, और दूसरा क्रूड ऑयल। बट आप डेटा पॉइंट्स जो रीड कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप बहुत सारे ग्लोबल डेटा पॉइंट्स को भी रीड करते हैं। आपको क्या प्रोबेबिलिटी लग रही है, क्योंकि जो फार मंथ फ्यूचर्स हैं क्रूड के वो तो 100 के आसपास हैं, और नियर टर्म में ये सब डेटा जो आ रहा है ग्लोबल चीज़ें वो बढ़ा के रखी हुई है भाव को। बट क्या प्रोबेबिलिटी रीड कर रहे हैं आप नेक्स्ट 6 महीने के अंदर कि भाव नीचे आएगा? सो अजय भाई, इस वक्त क्रूड में दोनों दिशाएं ओपन है। अगर अमेरिका ईरान और वेनेजुएला पे सैंक्शन निकाल लेता है, उनकी क्रूड सप्लाई मार्केट में आने देता है, तो क्रूड के दाम काफी हद तक गिर जाएंगे, ट्रिपल डिजिट से डबल डिजिट में आ जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर रशिया यूक्रेन में एस्केलेशन हो जाए और यूरोप रशियन गैस और ऑयल जो आज इंपोर्ट कर रहा है उसको बंद कर दे, तो पूरी रशिया की कैपेसिटी है वह मार्केट से बाहर चली जाएगी। क्रूड और गैस के दाम में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। सो आज की तारीख में अजय भाई, डिमांड सप्लाई पे क्रूड कम चल रहा है और जियोपॉलिटिकल रीजंस के ऊपर ज्यादा चल रहा है। अमेरिका ने एसपीआर रिजर्व से 1 मिलियन बैरल ऑयल प्रतिदिन मार्केट में डाला। ओपेक ने तकरीबन 6 लाख बैरल पर डे ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें की। इसके बावजूद ऑयल के दाम आज भी ट्रिपल डिजिट है। सो क्लियरली जियोपॉलिटिकल रीजंस ऑयल को चला रहे हैं रादर देन डिमांड एंड सप्लाई। जी, ये थी बात क्रूड ऑयल की, जो सबसे ज़्यादा वॉच्ड आउट फॉर कमोडिटी है एक भारतीय के लिए, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो। लेकिन नीरज भाई, आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाज़ार के नज़रिए से इन मैक्रो फैक्टर्स को कैसे आपको एनालाइज करना चाहिए, स्वदेश आर पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।